एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एनसीईआरटी हाईलाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल आखिरकार होता क्या है वो जान लेते हैं, फिर हम एनसीईआरटी हाईलाइट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेटल एक हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता है जो पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटायंस फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे सोडियम है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, डोनेट करता है और क्या करता है, कैटायन बनाता है। इसमें मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है थिन शीट्स में हम इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डक्टाइल भी होते हैं। इसका मतलब है हम वायर्स के फॉर्म में भी इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लस्ट्रस होते हैं, बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे। अगेन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो अभी हम पढ़ेंगे। सोनोरस होते हैं, मतलब जैसे ही आप इनको स्ट्राइक करते हो तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इनकी हो गई। उनके जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोराइड एनायन बनाएगा, तो ये नेगेटिव आयन बनाएंगे यानी कि एनायन। मेलिएबल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा वो हार्ड थे, ये सॉफ्ट हैं। वो लस्ट्रस थे, शाइनी थे, ये शाइनी भी नहीं होते हैं। ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ये सोनोरस भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, तो एक्सेप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं, जितने मेटल्स हैं वो क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। बट एक एक्सेप्शन है जो कि है मरकरी। मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड या गैसेस ही होते हैं, बट जो ब्रोमीन है वो सिर्फ लिक्विड होता है। इसके अलावा कोई भी लिक्विड नहीं होगा। इसके अलावा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। बट जो एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, गैलियम और सीजियम भी इवन हमारे पास, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे मेटल्स बता दो जिनको पाम पे रखने पर ही वो मेल्ट हो जाएंगे, तो वो होते हैं गैलियम और सीजियम। ठीक है, ये पाम पे रखने पे मेल्ट नहीं होंगे, भले ही इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, बट ये पाम पे रखने पर ही मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डायमंड आप लोग को पता है, भले ही जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं, बट डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, है ना। तो डायमंड एक क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, काफी हाई होता है। शाइन की बात करें, नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, बट आयोडीन और डायमंड एक्सेप्शन है, ये बहुत शाइनी और लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, डायमंड का आपको बता दिया था, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा जो भी एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। जबकि जनरली मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, बट ये सॉफ्ट होते हैं। इनको आप नाइफ से, चाकू से आसानी से कट भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, ग्रेफाइट एलोट्रॉप होता है कार्बन का, सभी लोग को पता है, विच मींस नॉन मेटल है। नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बस हमने ये भी कर लिया। अब आ जाते हैं हम एनसीईआरटी हाइलाइट्स में एक्चुअल। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, मैग्नीशियम रिबन ले लिया है, इसके अलावा हमने सल्फर पाउडर ले रखा है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इनको, और उसके बाद इनको पानी में डिसॉल्व करा ले रहे हैं। ठीक है, फिर हम रेड और ब्लू लिटमस की हेल्प से चेक कर रहे हैं। ठीक है, रेड और ब्लू दोनों लिटमस पेपर ले रहे हैं, एंड उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ये एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। बहुत सिंपल है, देखो मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, वो बेसिक होती हैं। तो आप जैसे ही इसको पानी में डिसॉल्व कराओगे ना, ये डिसॉल्व होके क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एल्कली होता है। तो ऑब्वियसली ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ब्लू में ये कोई चेंज नहीं दिखाएगा, है ना। फिर अगर मैं सल्फर की बात करूं, तो इसको बर्न करोगे तो ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी में जब डिसॉल्व होगी तो सल्फ्यूरस एसिड बना देगी। ये एसिड है ना। तो एसिड है तो विच मींस ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज कर देगी, और रेड लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहां से मुझे क्या समझ में आया, जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक है, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में एसिडिक हैं। बस हो गया।
उसके बाद देखो, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे ही मेटल की ऑक्साइड बेसिक हो, कुछ एम्फोटेरिक भी हो सकती हैं। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती हैं, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये अपना खुद का बेसिक नेचर दिखा रहा है, यहाँ पर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर खुद का एसिडिक नेचर दिखा रहा है। दोनों केस में न्यूट्रलाइजेशन ये करेगा, सॉल्ट और पानी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, कुछ हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, जो कि मैंने अभी बताया था एल्कली बना सकते हैं। और एल्कली क्या होता है, एक ऐसा बेस जो कि वाटर सॉल्यूबल है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब हमारे पास वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो ये एल्कली बनाते हैं। देखो ये रिएक्शंस होंगी और यहाँ पर ये डिसॉल्व होके पानी में एल्कलीज बना देंगे। ठीक हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद ये तो अभी बता ही दिया है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा जो कि नेचर में बेसिक होगा। ठीक है, और कुछ हमारे पास एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, इसकी रिएक्शन हमने देख ली है। फिर जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसा मेटल है जिसका जो ऑक्साइड है वो पानी में सॉल्यूबल होगा तो डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, विच मीन्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लिए अगर मैंने अभी देखा कि उसका ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल है, तो वो मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना तो डायरेक्टली मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक हो गया। बट अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल नहीं है तो सिर्फ ये वाली वन स्टेप रिएक्शन होगी, यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड फिर नहीं बनेगा। हाइड्रोक्साइड तभी बनेगा जब वो ऑक्साइड जो है वो सॉल्यूबल होगा पानी में। समझ में आ गया। चलो फिर ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास सोडियम है और पोटेशियम है, इसका जो ऑक्साइड है वो तो सॉल्यूबल था, सो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। इसके अलावा ये दोनों सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन दिखाते हैं। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ ही इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है बिकॉज अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। दिस हीट एनर्जी इज हाई इनफ कि ये जो हाइड्रोजन गैस है फायर कैच कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आग लग सकती है। ठीक है, लग सकती क्या है, जनरली लगती ही है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को हमेशा ही हम केरोसिन ऑयल के अंडर ही स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद देखो कैल्शियम जो है ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बट ये रिएक्शन इतनी वॉयलेंट नहीं होती है, लेस वॉयलेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं होती है। द हीट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द हाइड्रोजन गैस टू कैच फायर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो कैल्शियम है ना ये फ्लोट करने लगता है बिकॉज जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो उसके सरफेस से चिपक जाते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस बहुत लाइट वेट होती है, हल्की होती है, ऊपर चले जाती है, तो कैल्शियम भी उसके साथ ऊपर चले जाता है और फ्लोट करने लगता है। इसके अलावा देखो मैग्नीशियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्शन क्या होगी लिख लेते हैं। मैग्नीशियम ने पानी के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और पानी यहाँ पर फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास बैलेंसिंग। यहाँ पर भी क्या होता है, जो मैग्नीशियम है वो भी फ्लोट करने लगता है। क्यों फ्लोट करने लगता है, बिकॉज अगेन सेम रीजन, सॉरी यहाँ पर मैंने H2O लिख दिया, यहाँ पर भी सेम वही रीजन है कि द हाइड्रोजन बबल्स, ठीक है, दे स्टिक टू द सर्फेस ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी वजह से इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब कुछ ऐसे हमारे पास मेटल्स होते हैं जो ऑक्साइड्स बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड्स जो हैं ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है और ये ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, बट ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम है हमारे पास, आयरन है, जिंक है, ये सब जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और ऑक्साइड्स बनाए देंगे इस तरीके से। फिर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, चाहे आप स्टीम से कराओ, चाहे हॉट वाटर, चाहे कोल्ड वाटर, ये रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको पता है जब भी कोई भी मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है ना, यही होता है। बट एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करेगा, कौन सा है वो, HNO3।
नाइट्रिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट इज सच अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड टू H2O टू वाटर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं हो पाती है। समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, ठीक है, अम्ल राज इसको हम कहते हैं। एक्वारेजिया एक हमारे पास ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं इन द रेशियो 3:1, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे और यही फिक्स्ड रेशियो होगा। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर होता है ना, ये बहुत ही कोरोसिव, बहुत ही ज्यादा फ्यूमिंग होता है। ये जो नोबल मेटल्स है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनको भी डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कोरोसिव होता है नेचर में। तो बस हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये आप लोग को पता है ये रिएक्शन कब होती है? इस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये तभी होगी जब एक मेटल जो है दूसरे मेटल से ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये मेटल ले लिया और यहाँ पर मैंने दूसरे मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया है। तो इस मेटल को जब मैं इसमें डालूंगी तो अगर ये वाला मेटल इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगी और ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कलर चेंज आएगा। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। अगर इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, कॉपर को डाल दूं फेरस सल्फेट में, तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो बस आपको रिएक्टिविटी सीरीज इसके लिए लर्न करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार जल्दी से देख लो, ट्रिक बता देती हूँ लर्न करने की। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है। और बाकी नाम तो यहाँ पर लिखे ही हैं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर रिएक्टिविटी घटती जाती है और ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स में। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयन से बनते हैं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं, ठीक है। कोई भी जो एलिमेंट है ना, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, जो भी हो, वो सब के सब चाहते हैं कि उनका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो सके। ऑक्टेट का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर डबलेट कंप्लीट हो सके, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ता है। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? 8 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। 8 कैसे होंगे जब इस एक को ये बाहर निकाल दे? तो ये सोडियम करता क्या है, इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसने क्या बना दिया? कैटायन। फिर देखो क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक और चाहिए अपना ऑक्टेट ये पूरा कर सकता है ना। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है ना, दैन ये 7 को निकाल दे, तो ये एक को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना देता है एनायन। अब देखो होगा क्या, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट कर दिया, तो अल्टीमेटली इसके पास क्या हुआ? इसका इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Na+ और Cl-, क्या बन गया फॉर्मूला? NaCl। NaCl यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन गया। ये एक आयनिक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये बना है और यहाँ पर आयन फॉर्मेशन हो रहा है। एक पॉजिटिव आयन है, दूसरा नेगेटिव है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम हम मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए देख लेते हैं, MgCl2। मैग्नीशियम का 282 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहता है, तो इसने देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया। अब क्लोरीन की मैं बात करूं, इसको तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम को देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को दे देगा, तो इसका भी काम हो गया, इन 2 क्लोरीन एटम्स का भी काम हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा Mg2+ Cl-, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, Cl-, फॉर्मूला बन गया। क्रिस क्रॉस मेथड सभी लोग को आई होप पता होगा, MgCl2। तो यहाँ पर MgCl2 अगेन एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया।
प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। फिजिकल नेचर, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली सॉलिड होंगे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ऑल्सो ये ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर आप इनमें प्रेशर अप्लाई करोगे ना तो दे विल क्रम्बल इनटू पीसेस, दे विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नेचर में ब्रिटल होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एंड हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मोर। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्यूबल होते हैं पानी में, बट इनसॉल्यूबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि केरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे बट सिर्फ एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में, ठीक है। मोल्टन मतलब आप उसको मेल्ट कर दो या फिर आप उसको पानी में डिसॉल्व करा दो, ठीक है। अगर एक्वस या मोल्टन स्टेट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो आयंस होते हैं वो अपनी लैटिस साइट में ना फिक्स्ड रहते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन तभी होता है व्हेन द आयंस आर फ्री टू मूव, जो कि हो जाता है पॉसिबल एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में। तो आयन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली इन दोनों स्टेट में ही होता है, जिसकी वजह से इन दोनों स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है ड्यू टू नो आयन फॉर्मेशन, ठीक है। आयन जो है अपनी लैटिस साइट में फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं हो पाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो ये हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे आ रहे हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं उनके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो मिडिल पे आ रहे हैं उसका हम, ये मेनली हमें सल्फाइड या फिर कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहले हम कैल्सिनेशन या रोस्टिंग करते हैं, फिर हम कार्बन की हेल्प से या फिर एल्यूमिनियम की हेल्प से रिडक्शन करते हैं। अगर हम सबसे लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं या फिर ये सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड हेंस हम इनका क्या कर देते हैं, रोस्टिंग कर देते हैं, फिर हीट करते हैं तो हमें डायरेक्टली मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो हमें ये समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है, और हमारे पास एक ऐसा मिनरल है जिससे हम कोई पर्टिकुलर मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मिनरल इज बेसिकली एनी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि हमें अर्थ के क्रस्ट में मिल रहा है, बट और एक ऐसा मिनरल है जिससे हम किसी मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है जो भी गैंग है, गैंग यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको रिमूव करना। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिमूविंग द इम्प्योरिटीज, है ना, और उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन या फिर एनरिचमेंट ऑफ ओर कहते हैं। तो पहले एनरिचमेंट हो गया, इम्प्योरिटीज मैंने रिमूव कर दी। फिर जो मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आ रहे हैं वो मैंने अभी बताया जनरली सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। रोस्टिंग करते हैं तो ये अपने ऑक्साइड में बदलता है, ऑक्साइड में बदलता है, फिर हम उसको हीट करते हैं तो डायरेक्टली मुझे मेटल मिल जाता है। ये जो मेटल मिलता है ये प्योर स्टेट में नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर रिफाइनिंग करनी पड़ती है। मिडिल रिएक्टिविटी की बात करें तो अभी बताया था कार्बोनेट या सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। रोस्टिंग से क्या होता है, हमें ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पर ये ऑक्साइड बिकॉज ज्यादा रिएक्टिव है, ये तो लेस रिएक्टिव था, हीट कर दिया मेटल मिल गया। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो हीट करने पे मेटल नहीं देता है, इसको हमें रिड्यूस करना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन या फिर एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद हम मेटल का प्योरिफिकेशन कर देते हैं। जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, वो हमें जनरली इनका क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये मेथड्स इनके लिए अप्लाई नहीं हो पाते हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं। तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर से प्योर मेटल मिल जाता है, यहाँ पर प्योरिफिकेशन अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब देखो जो मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज है कैसे ऑब्टेन करेंगे, रिएक्शंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिनेबार क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS, मरकरी का ओर है।
तो पहले आपने रोस्टिंग करी, रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड में ये बदल गया, ऑक्साइड को डायरेक्टली हीट कर दिया तो मेटल मिल गया। उसके बाद चाल्कोसाइड, इसको हम क्यूपरस सल्फाइड भी बोलते हैं, ठीक है, क्यूपरस सल्फाइड Cu2S इज द फॉर्मूला। रोस्टिंग करी, ऑक्साइड में बदल गया, ठीक है, इस ऑक्साइड को वापस से सल्फाइड के साथ हीट करोगे तो आपको डायरेक्टली जो हमारा कॉपर है वो ऑब्टेन हो जाएगा, बट जैसे ही ये ऑब्टेन होगा ये प्योर फॉर्म में नहीं होगा, तो इसके लिए आपको रिफाइनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रिफाइनिंग कैसे करेंगे अभी हम पढ़ेंगे आगे। अब हम देख लेते हैं मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे। तो आप रोस्टिंग करोगे सल्फाइड के लिए, कैल्सिनेशन करोगे कार्बोनेट के लिए। तो रोस्टिंग तो समझ में आ गया ना, हीटिंग इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपको ऑक्साइड मिल गया। कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये देखो ऑक्साइड में बदल गया। अब हमने कहा ऑक्साइड को आप डायरेक्टली हीट करके ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, है ना, तो यहाँ पे विच मींस ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम कार्बन के साथ इसका रिडक्शन कर देंगे, तो इस मेथड से हमें जो मेटल है वो ऑब्टेन हो जाएगा। फिर मैंने कहा था आप एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एल्यूमिनियम के साथ ये जो दो रिएक्शंस हैं इनका नाम है थर्माइट रिएक्शंस, ठीक है, इनको हम थर्माइट रिएक्शंस कहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है। थर्मल एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी, तो हीट इवॉल्व हो रही है जिसकी वजह से इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शंस का यूज हम मेनली जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको जोड़ने के लिए करते हैं, या फिर जो मशीन के क्रैक्ड पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तो इसको हम एक रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थर्माइट रिएक्शन भी कह रहे हैं, हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक भी है, विच मींस ये नेचर। इसके अलावा एल्यूमिनियम जो है मैंगनीज और आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इनको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, विच मींस इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शंस हैं, अच्छे से देख लो इनको। उसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो यहाँ पर हम मोल्टन ओर लेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसका मैंने मोल्टन फॉर्म लिया, मोल्टन लिया तो आपको पता है ये आयनाइज हो जाएगा Na+ और Cl- में। ये है कैटायन, कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है, ठीक है, कैथोड पे गया, देखो मुझे मिल गया कैथोड पे सोडियम और ये प्योर स्टेट में है। एनोड पे क्या जाएगा, एनायन जाएगा, एनायन नेगेटिव होता है और एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, और आपको पता है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाता है, ठीक है। तो एनोड पे आपको क्लोरीन गैस ऑब्टेन हो जाएगी। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर ये है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अभी मैंने बताया था कि आगे पढ़ेंगे। तो कॉपर की रिफाइनिंग हम कैसे करेंगे, तो कॉपर की रिफाइनिंग के लिए ना हम एनोड और कैथोड लेंगे यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। एनोड जो है वो हमेशा इम्प्योर कॉपर लेते हैं हम, कैथोड को हमेशा हम प्योर मेटल के फॉर्म में लेते हैं, तो हमेशा प्योर कॉपर लेंगे। क्यों, क्योंकि जो डिपोजिशन होता है ना मेटल का वो हमेशा कैथोड पे होता है, तो यहाँ पर जब प्योर होगा तभी इसके ऊपर आके प्योर चीज डिपॉजिट होगी, सिंपल। तो ये हमारे पास हो गया कैथोड, ये हमारे पास हो गया एनोड, और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है। एसिडिफाइड क्यों, एसिड क्यों इसमें डालते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ सके, ठीक है। और अब यहाँ पे रिएक्शंस क्या होंगी, देखो एनोड है और कैथोड है, ठीक है। एनोड जो है उस पे ये रिएक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, सो एनोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, ये आयन में बदलेगा। तो देखो यहाँ पर से क्या हुआ, ये आयन में चेंज हुआ Cu2+, ठीक हो गया। उसके बाद कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे ये आयन आके डिपॉजिट होगा, ठीक है। देखो ये आयन आया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ये कॉपर में बदल गया, सो प्योर मेटल का डिपोजिशन यहाँ पे आके हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर हो रहे हैं, देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, यहाँ ये अपने आयन में बदला, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से यहाँ पर गए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर पे पहुंचे, इसने एक्सेप्ट करा, ठीक है, ये आयन इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर से आया और प्योर मेटल इधर पे डिपॉजिट होता गया, ठीक है। जो भी इम्प्योरिटीज हैं, ये है ना इम्प्योर कॉपर, जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो बॉटम पे आके कलेक्ट हो गई, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं। तो एनोड मड क्या है, दीज आर द इम्प्योरिटीज जो कि एनोड के बॉटम पे कलेक्ट होती हैं, और एनोड पे ही क्यों होती हैं, बिकॉज एनोड को ही हम इम्प्योर मेटल लेते हैं। क्लियर हो गया,
चलो अब हम आ जाते हैं कोरोजन पे। कोरोजन क्या होता है? दैट इज बेसिकली अ फिनोमेना जिससे जो भी मेटल की अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। सो इट इज द कन्वर्जन ऑफ द मेटल्स इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म, जिसमें फिर जो अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, मेलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। रिडक्शन इन देयर थिकनेस एंड लॉस ऑफ द यूजफुल प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गया? जो नोबल मेटल्स होते हैं यानी कि जो हमारे नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, उनमें कोरोजन नहीं हो पाता है, ठीक है, उनमें कोरोजन नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोरोजन के। सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में रस्टिंग होती है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। रस्ट का नाम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी आप कह सकते हो। फिर सिल्वर में ब्लैक कोटिंग आ जाती है, सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से Ag2S होता है फॉर्मूला, ठीक है। ग्रीन कोटिंग आती है कॉपर में, किसकी वजह से? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से, जिसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। कलर क्या है इसका? ग्रीन। ठीक हो गया, समझ में आ गया, ये है कोरोजन। उसके बाद ये हमें एनसीईआरटी में गिवन है। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं? देखो 3 टेस्ट ट्यूब्स मैंने ले ली है, एक में पानी भी प्रेजेंट है और एयर भी प्रेजेंट है, ठीक है, और आयरन नेल्स डाल दी हैं। एक में क्या है? पानी तो प्रेजेंट है बट एयर का कांटेक्ट नहीं आ पा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में ऑयल लगा दिया है। एक में क्या है? एयर तो यहाँ प्रेजेंट है बट यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ले रखा है क्योंकि ये अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, ठीक है, CaCl2। तो क्या होगा? हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें तो जंग लग गया, रस्टिंग हो गई, बट इन दोनों में रस्टिंग नहीं हुई। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है? रस्टिंग होने के लिए वाटर और एयर दोनों की ही प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है तो रस्टिंग नहीं हो सकती है। समझ में आ गया? चलो उसके बाद कोरोजन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। आप पेंट कर सकते हो, जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना विद द आउटर एनवायरनमेंट, अगर आप वो कट ऑफ कर दो तो रस्टिंग से कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट बच सकता है। तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन हम कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जो आयरन आर्टिकल है उसको हम जिंक से कोट कर देते हैं, उसके बाहर हम जिंक की लेयर लगा देते हैं। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है तो ये सैक्रिफाइस करता है, ठीक है, और ये क्या करता है? आयरन को फर्दर प्रोटेक्ट करता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा हम एलॉइंग भी कर सकते हैं। एलॉइंग क्या होता है? एलॉय का मतलब होता है एक होमोजेनस मिक्सचर जिसमें 2 या उससे ज्यादा मेटल्स हम ले रहे हैं, या फिर एक मेटल ले रहे हैं और दूसरा नॉन मेटल ले रहे हैं। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर रहती है। आप देख के पता नहीं लगा सकते हो कि इसमें 2 मेटल्स हैं या 3 मेटल्स हैं, बट एक्चुअल में उसके अंदर होते हैं उतने मेटल्स, ठीक है। एलॉय बनता कैसे है? तो आप हाई टेम्परेचर पे जो भी प्राइमरी मेटल्स हैं उनको मेल्ट करते हो, फिर उसके बाद जब वो ब्लेंड हो जाते हैं एक दूसरे में तो आप कूल डाउन करने के लिए उसको रख देते हो, आपस में वो मिल जाते हैं और एलॉय हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल है जैसे स्टील है, ठीक है। स्टील में हम क्या लेते हैं? कार्बन लेते हैं और इसके साथ साथ हम आयरन लेते हैं। तो आयरन जो होता है ना, प्योर स्टेट में कभी आप यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली स्ट्रेच हो जाता है। बट अगर आप उसमें कार्बन का सिर्फ 0.05% डाल दोगे ना तो ये स्टील बना देता है, और स्टील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें जंग भी नहीं लगता है, रस्टिंग भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे और भी यहाँ पर लिखे हुए हैं एलॉयज, जो कि मैं आपको अभी एंड में दिखा दूंगी, ठीक है। चलो एंड में दिखा क्या दूंगी, दिखा ही देती हूं। तो यहाँ पर देखो ये है हमारे सारे एलॉयज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्टील, आयरन और कार्बन इसमें होता है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ साथ क्रोमियम और निकल प्रेजेंट रहता है। अमलगम, अमलगम टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर मरकरी का ओर होगा ना तो उसमें अमलगम टर्म जरूर इंक्लूडेड होगा। ब्रास में कॉपर और जिंक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉन्ज में हमारे पास कॉपर और टिन होता है। सोल्डर की मैं बात करूं तो लेड और टिन इसमें प्रेजेंट होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोल्डर में हमारे पास क्या कॉम्पोजिशन है मेटल्स का, तो आपको ये पता होने चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था।
अब यहाँ पर देखो जो प्योर गोल्ड होता है ना वो 24 कैरेट गोल्ड कहलाता है, बट जो एक्चुअल 24 कैरेट गोल्ड होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है एंड हेंस वो डायरेक्टली ज्वेलरीज बनाने में यूज नहीं किया जा सकता है। तो हम जनरली 22 कैरेट गोल्ड यूज करते हैं, यानी कि 22 पार्ट्स तो गोल्ड के हैं बट इसमें जो 2 पार्ट्स हैं वो या तो कॉपर के होते हैं या फिर सिल्वर के होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, 22 कैरेट गोल्ड कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी क्या है, एक तरीके का हमारा एलॉय ही है। और उसके बाद ये तो अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया है ब्रास में क्या है, ठीक है, ब्रॉन्ज में क्या है, सोल्डर क्या है, और अमलगम टर्म हम किसको कहेंगे, ये सब मैंने इधर पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें थी यार बहुत अच्छे से हमने कवर अप कर ली हैं। आई होप ये जो एनसीईआरटी हाईलाइट की सीरीज है आप लोग को हेल्प कर रही होगी, और अगर आप लोग को हेल्प लग रही है ना तो यार इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हम ट्राई कर रहे हैं कि यार आधे घंटे या आधे घंटे से कम में ही हम कंप्लीट जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट कर सके। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।